तो आज के ईडियम कौन कौन से हैं, ईडियम्स की तरफ मूव करते हैं। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप फ्रॉम या कीप अवे का मतलब है दूर रखना, ठीक है ना। और वुल्फ किसका सिंबल है, आपने देखा होगा स्टोरीज वगैरह, आपने दादी वाली स्टोरीज या कार्टून्स वगैरह देखे हैं, वुल्फ है उनकी क्या है कि ऐसे जो भेड़िया होता है उसकी लार गिरती रहती है। तो वुल्फ दो तरीके से, यानी कि वुल्फ सिंबॉलिक है, एक तो लार गिरना मतलब उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तभी तो लार गिरती रहती है उसकी, ऐसे दिखाया जाता है कि वुल्फ को दूर रखो, तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो भूख लगने का मतलब है वुल्फ है, इस सिंबल है किसका, भूख का, भूखमरी का। और कीप अवे द डोर इसका सिंबॉलिक यूज हो गया कि किसी भेड़िए को अपने घर से दूर रखना, कीप अवे रखना, दूर रखना। इसका मतलब किस चीज को दूर रख रहे हो आप, स्टारवेशन या पॉवर्टी को या भुखमरी को दूर रखना। आप अवॉइड कर रहे हो पॉवर्टी। भुखमरी की स्थिति कब आती है, जब आप गरीब होते हो। तो आप अवॉइड किसे कर रहे हो, पॉवर्टी को यानी गरीबी को दूर रख रहे हो, या स्टारवेशन भुखमरी को दूर रख रहे हो। तो वुल्फ को दूर रखने का मतलब, वुल्फ आपने देखा होगा जनरली स्टोरीज दादी माँ वाली, या जो कह सकते हैं कि जितने भी ये कार्टून वगैरह होते हैं उसमें वुल्फ होते हैं, उनकी लार गिरती रहती है, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो वो भुक्कड़ होते हैं एक तरीके से, भुखमरी का सिंबल हो गया वो। तो वुल्फ को अपने डोर से दूर रखने का मतलब है कि भुखमरी को अपने घर में न आने देना, या गरीब होने से बचना, पॉवर्टी से बचना, सिंबॉलिक है, इस तरह से यूज कर सकते हो आप। तो कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब है अवॉइड करना, किसको, पॉवर्टी को, गरीबी को, और स्टारवेशन भुखमरी को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कीजिए। कीप अवे या कीप फ्रॉम का मतलब है दूर रखने से। हर कोई रखना चाहता है, हम भी रखना चाहते हैं, इसीलिए आप जॉब लगना चाहते हो। किक द बकेट। बकेट का मतलब वैसे तो बाल्टी होता है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जो जंगली जानवर होते थे उनको एक बकेट बनाया हुआ था, ऐसे एक तख्ता बनाया हुआ होता था, उस पे मार के लटका दिया जाता था, और ताकि उनका ब्लड है वो आराम से निकल जाए, ठीक है ना। तो उन पे पहले लटका दिया, फिर वहां पे मारा, गर्दन पे कट, और उनका सारा ब्लड है, क्योंकि उल्टा लटकाया जाता था, सारा ब्लड निकल जाता। तो किक द बकेट, बकेट को किक करना, उससे रिलेटेड भी है कि बकेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उस, अब वो किक द बकेट का मतलब है, अब वो जैसे ही आप उसको मारोगे, आप तो क्यों मारोगे, जो भी मान लीजिए वो खाता है या मान लीजिए उसको मारता है, तो वो जो व्यक्ति होता है बूचर, वो जैसे ही उस जानवर को कट करता है, वो हो सकता है कोई पंछी हो, या हो सकता है मुर्गा हो, या हो सकता है कोई सुअर हो, तो वो एक तो सीधी सी बात है स्ट्रगल करेगा, हिलेगा। तो किक द बकेट का मतलब है वो बकेट पे, यानी कि वो जो ढांचा बना हुआ है जिसपे उसको लटकाया गया है, उसको बार बार किक करेगा, कोशिश तो करेगा ना जान बचाने की। तो किक द बकेट का मतलब है किसी को मारना। वो किक क्यों कर रहा है बकेट को, क्योंकि वो मरने वाला है, आप उसको मार रहे हो, तो वहां से ये ईडियम बन के आया किक द बकेट। कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कुछ लोग जैसे सुइसाइड करते हैं जनरली, तो वो लटकते हैं तो नीचे बकेट है, लेकिन वो इसका नहीं है, ये पुराना बना हुआ है। बकेट का मतलब होता है वो एक ढांचा जिसमें जानवरों को जनरली मारते समय उस पे पहले लटकाया जाता है, और जब इसको मारने की कोशिश करते हैं जानवर की, तो जानवर क्या करते हैं, किक करते हैं उस बकेट पे, बार बार ऐसे टच करते हैं, नीचे आना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं। तो किक द बकेट का मतलब है क्यों कर रहे हैं वो किक द बकेट, बिकॉज वो मरने वाले हैं, टू डाई। तो यहां से बन के आया है मरने से संबंधित, कि उनके दिन आ चुके हैं, किक द बकेट का मतलब अब वो मरने वाले हैं। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने, यानी एक ही कार्य है आप कर रहे हो और उससे आपको दो सफलताएं मिल रही है, तो एक तीर से दो निशाने, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही स्टोन फेंक रहे हो और दो बर्ड्स हैं वो गिर रही है, इसका मतलब एक तीर चला रहे हो आप और उससे दो कह सकते हैं कि अचीवमेंट आपको मिल रही है। तो टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, एक ही कार्य कर रहे हो और उससे आपको अचीवमेंट दो मिल रही है, तो उसके लिए आते हैं किल टू स्टोन विद वन, सॉरी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने, एक कार्य से दो लाभ। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से भी। कीथ एंड किन, कीथ एंड किन का मतलब ही होता है ब्लड रिलेशन,
भाई भतीजा को भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, खून के रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए आता है कीथ एंड किन, यानी रिलेटिव के लिए जनरली आता है कीथ एंड किन। तो ब्लड रिलेशन या नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, इसके लिए आता है कीथ एंड किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको भी ध्यान रखिए। कीथ एंड किन, किन का मतलब रिलेटिव, जो आपके नजदीकी हैं, जनरली ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए आता है। निट वंस ब्रो, निट का मतलब इस तरह से निट करना, अच्छा ये बात। निट का मतलब इस तरह से अपने ब्रोज हैं उनको ऊपर करना। ये कब करते हो? जब आप किसी पर गुस्सा होते हो और उसको फ्रॉन कर रहे हो, घूर कर देख रहे हो, अच्छा ये बात है क्या, हो गया, आओ इधर। गुस्से में हो आप और आप उसको घूर रहे हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं निट वंस ब्रो। निट का मतलब इस तरह से ऊपर करना, है ना, वन ब्रो, अपनी जो आईब्रोज हैं उसको करना। तो ये कब करते हो? जब आप किसी व्यक्ति को घूर रहे हो, या कह सकते हैं आप घूर नहीं रहे हो, जनरली आप गुस्से में उसको घूर रहे हो, उस स्थिति में करते हो। लेडी किलर, जो किसको किल कर दे? लेडी को किल करे। तो लेडी किलर कौन सा होगा? वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और जिसको देखते ही जो लड़कियां हैं वो उस पर एकदम से मतलब मर जाए, मरना तो नहीं होगा, लेकिन ये कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और देखते ही उस पर वो अपनी जान इशार कर दे लड़कियां, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लेडी किलर। मैन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू वुमन, औरतों को जो पसंद आने वाले व्यक्ति, आकर्षित करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें जनरली क्या कहते हैं? लेडी किलर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। आगे लेडीज मैन, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ वुमेन, विमेन। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर्स ही हैं, तो जनरली जो स्टाफ पुरुष मेंबर होते हैं वो पुरुषों में रहना पसंद करते हैं, मेल स्टाफ होते हैं वो मेल के साथ। लेकिन जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब पुरुषों में रहना पसंद नहीं करते, महिला वर्ग के साथ रहना पसंद, उनके साथ में बातें करना, उनके साथ में खाना खाना, उन्हीं के साथ में उनके जैसा ही होना वो पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब है जो कौन किसकी संगत पसंद करता है? औरतों को। वो व्यक्ति जो औरतों की संगत को पसंद करता है, उनकी कंपनी में रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं लेडीज मैन। और लेडी किलर वो व्यक्ति जो बहुत ही स्मार्ट है, जिसको देखते ही कोई भी लड़की है वो उस पर मतलब अट्रैक्ट, आकर्षित हो जाती है, उसे लेडी किलर बोलते हैं। जो लेडी को किलर कर देता है, किल कर देता है नजरों से ही, कातिल उसकी कह सकते हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। और लेडीज मैन वो व्यक्ति जो किसको पसंद करता है? औरतों के बीच में रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं और उनको बोलते हैं लेडीज मैन। ले डाउन वंस आर्म, ले डाउन का मतलब जैसे मान लीजिए ये हाथ है, अपने आर्म्स नीचे रख दिए। आर्म्स यहाँ पे आर्म्स नहीं है, आर्म्स का मतलब है जैसे बंदूक, किसी के पास में आर्म्स है इसका मतलब है बंदूक, किस या कह सकते हैं जिसके पास में हथियार है, अपने हथियारों को नीचे रखना। आप हथियारों को कब नीचे रखते हो? आर्म्स का मतलब हाथ नहीं है, हाथ जो इस्तेमाल करते हो आप हथियार, वो तो अपने हथियारों को नीचे रखना। बताओ आप हथियार कब नीचे रखते हो? जब आप क्या करते हो? सरेंडर कर देते हो, या आप चाहते हो पीस, या आप लड़ाई रोकना चाहते हो, तभी तो आप हथियारों को, सभी अपने हथियार नीचे डाल दो। तो हथियारों को नीचे कब डाला जाता है? पुलिस कब कहती है अपने हथियार नीचे डाल दो? कि भाई तुम सरेंडर कर दो। तो ले डाउन वंस, और वो रख देता है, इसका मतलब वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो सरेंडर करना चाहता है। तो ले डाउन वंस आर्म्स, अब आर्म्स का मतलब क्या हुआ? हथियार हुआ है, आर्म्स ये नहीं है, भुजा नहीं है, ठीक है ना। तो ले डाउन वंस आर्म या ले डाउन वंस आर्म का मतलब हो गया स्टॉप फाइटिंग या सरेंडर कर देना। लैम एक्सक्यूज, लैम का मतलब वैसे तो होता है लंगड़ा, अब लैम का मतलब ऐसा, ऐसी चीज जो वाकई में, ऐसा एक्सक्यूज जो लंगड़ा है, या कह सकते हैं कई बार मतलब ऐसे बहाना हम बनाते हैं या झूठ बोलते हैं, तो उसके पीछे हम जो बहाना देते हैं झूठ बोलते समय कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो जैसे कोई बच्चा है उस छठी क्लास से पूछा कि तुम होमवर्क क्यों नहीं किया, बुक कहाँ है तुम्हारी? वो कहता है सर वो बकरी खा गई। अब ये ऐसा एक्सक्यूज है जो झूठा है, फालतू, आपको पता है, लेकिन उसको लगता है मेरी बहुत होशियारी है, सर को लगेगा हाँ बकरी खा सकती है, मैं रास्ते में आ रहा था तब। तो ऐसा एक्सक्यूज जो झूठा एक्सक्यूज हो, ऐसा बहाना जो झूठा हो, फर्जी हो, उसे बोलते हैं लैम एक्सक्यूज, है ना। उस छठी क्लास वाले बच्चे को तो ये लगता है कि हाँ सर को क्या पता, गुरुजी तो यहाँ लाग से यहाँ बकरी खाएगी उली, लेकिन वो कैसा बहाना है? एक फालतू बहाना है, बेसलेस बहाना है, जिसके पीछे कोई सींग पूंछ नहीं है, उस वैसी बात वो कर रहा है।
लेकिन ठीक है, हम भी कहते हैं उस समय अच्छा बकरी खाती है क्या, तो ऐसे उसके मजे हम भी ले लेते हैं समटाइम्स। तो ऐसा बहाना जो झूठा हो, जिसके पीछे कोई बेस ना हो, उसे बोलते हैं लैम एक्सक्यूज। लैटिन एंड ग्रीक, देखिए अगर आप ढंग से देखें तो लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी वो उनमें से एक थी ग्रीक, और उसके बाद में लैटिन जो कह सकते हैं जो लोग थे उन्होंने लैटिन भाषा को चूज किया, पहले ग्रीक और फिर लैटिन। और ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज थी ये सिंबॉलिक थी, जैसे इस तरह से, जो कि इंग्लिश से क्या है एकदम ही डिफरेंट है। इंग्लिश से क्या है एकदम ही डिफरेंट है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसको समझना मतलब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब हो गया ऐसी लैंग्वेज जो क्या है सिंबल पर आधारित है, हालांकि इंग्लिश भी सिंबल पर ही आधारित है। तो लैटिन एंड ग्रीक इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए लैटिन एंड ग्रीक का मतलब हो गया जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि सिंबल्स हैं, ये समझ में कैसे आएंगे। जैसे मैं फोनेटिक्स पढ़ाता हूं तो फोनेटिक्स में ये सिंबल चलते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये क्या है, वो मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में फोनेटिक्स सिखा रहा हूं, तो उन बच्चों को मैं जब ये सिंबल लिखाता हूं सर ये तो इंग्लिश में है ही नहीं, तो मैं कहता हूं ये लैटिन और ग्रीक से आए हुए हैं। इसका मतलब है कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आ रहा। लैटिन एंड ग्रीक उनके लिए क्या है, सिंबल है, उनको समझ में नहीं आता सर ये क्या चीज है, इंग्लिश पढ़ा रहे हो लेकिन ये बीच में क्या पढ़ा रहे हो। तो कोई भी चीज किसी के लिए समझने में जैसे कोई चीज है जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रहा है, किसी भाषा को समझ नहीं पा रहा है, किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए वो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, वो उसे बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, उसको वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है और जो ग्रीक जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है और वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में से एक मानी जाती है। तो वो उनके लिए क्या होगी, अब हम मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब ये हो गया कि मैं अगर लैटिन को सीख रहा हूँ या ग्रीक को सीख रहा हूँ तो मैं अब इस उम्र में इस तरह से सीख नहीं सकता। तो लैटिन एंड ग्रीक क्या है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेजेस होती हैं और जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता। तो कोई भी चीज जिसको समझ में नहीं आती तो ऐसे बोलते हैं कि यार ये तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे लिए लैटिन एंड ग्रीक है क्या। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या, ये इजी इंग्लिश में ही तो लिखा है, इट इज नॉट लैटिन एंड ग्रीक, ये इतनी भी कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब हो गया कि बहुत ही टफ चीज जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो उसे बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक, यहां से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, लाफ वंस हेड ऑफ, ऐसे मतलब इतना हंसना कि सर दर्द होने लग जाए। लाफ वंस हेड ऑफ, हेड ऐसे फट जाए, फटना मतलब ऐसे सर दर्द, कई बार हम बहुत हंसते हैं, इतनी ज्यादा हंसी आती है सर दर्द होने लग जाता है। तो सर दर्द होने तक हंसने का मतलब है बहुत ही ज्यादा हंसना। और वो कब हंसी आती है, जब हार्ट से आप हंसते हो, दिमाग से नहीं हंसते, हार्ट से खुशी होती रहती है। तो इतना सर दर्द, फिर बोलना पड़ता है अरे भैया बस कर, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, सर फटने लग गया, फिर भी हंसी आती रहती है। तो एक्सेसिव हंसी आती है ना, उसे बोलते हैं लाफ वंस हेड ऑफ, कि सर फटने के तैयार हो गया। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एक सेनापति था, अगर ग्रीक पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो ये एक वैसे तो कहानी है, कोई वैसे इसकी सींग पूंछ तो नहीं है, फिर भी कहानी है, इससे बना हुआ है। तो वो सेनापति लड़ाई करने से पूर्व उसने सारा धन है वो टेंट में कहीं छिपा दिया। अब टेंट थे वहाँ पे बहुत सारे, और छुपाने के बाद में वो टेंट उसने हटा दिया, मतलब किसी पत्थर के नीचे ऐसे डाल के चला गया वो। अब वो सेनापति रण में गया, वहाँ पे वो हार गया। हारने के बाद में जो दुश्मन सैनिक थे उन्होंने ऑरेकल आई राजा के सामने, और राजा जो जिसने उसको हराया था वो राजा पूछ रहा था भाई वो धन कहाँ है, वो ढूंढे। तो सभी सेनापति सब लोग वहाँ खड़े थे, तो वहाँ पे उसने ऑरेकल से पूछा। ऑरेकल वो होता है जो बताता है आगे, फैट को बताता है, भाग्य को बताने वाला, या कह सकते हैं कि कहाँ पे क्या है इस चीज़ को बताने वाला, जो पहले से भविष्यवाणी कर सकता है। उससे पूछा कि बताओ वो धन कहाँ है, तो उसने बताया कि धन है ना एक पत्थर के नीचे, उस पत्थर के नीचे ढूंढो। तो राजा ने सारे सैनिकों को लगा दिया, और वहां पे थे पत्थर लाखों की तादाद में, और उस सब पत्थरों को हटा के उसने देखा। हर सैनिक ने हर पत्थर को, क्योंकि अगर एक भी पत्थर छूट गया तो ये हो गया कि भाई कौन सा पत्थर छूटा, अगर चले गए तो सारे पत्थरों को हटाना जरूरी था, क्योंकि किसी न किसी एक पत्थर के नीचे वो क्या था,
पूरा का पूरा धन था, पूरी की पूरी वो वेल्थ थी। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड वहां से आया है कि किसी भी पत्थर को हटाए बिना ना छोड़ना। इसका मतलब है सभी पत्थरों को आपको पलट के देखना पड़ेगा कि भाई उसके नीचे तो नहीं है ना। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटर्न्ड का मतलब होता है पलटना, और लीव मतलब कोई भी पत्थर बिना पलटे न छोड़ना का मतलब हो गया कि कोई कसर नहीं छोड़ना। अब उन्होंने सारी की सारी चीजें देख ली कि भाई अपने को इस तरह से करना है, क्योंकि अगर उसने एक भी पत्थर वैसे ही टर्न किए बिना छोड़ दिया भूल से, तो पूरा काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो वही बात है, आपको भी इस एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। जितनी भी चीजें आपको मिल रही है, चाहे ईडीएम में पढ़ा रहा हूं, मेरे नोट्स हैं, या कुछ भी चीजें आप ज्वाइन कर रखी है आपने एमईपी, तो वहां पे कोई भी कसर मत छोड़ो पढ़ने में, आप जॉब लग जाओगे। यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न। तो फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस पेज के ईडियम्स का। पहला जो ईडियम है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ जो सिंबॉलिक है भुखमरी का, या कह सकते हैं पॉवर्टी का, जनरली आपने देखा ही होगा, और देख लेना आप कार्टून, उसमें वुल्फ होगा, उसकी लार गिरती रहेगी, वो सिंबल होता है। अब कीप अवे का मतलब, या कीप फ्रॉम का मतलब है दूरी बनाए रखना। आप किससे दूरी बना रहे हो? वुल्फ से। वुल्फ का मतलब हो गया भुखमरी से। आप किससे बच रहे हो? भुखमरी से या गरीबी से। दूसरा, किक द बकेट। बकेट वो जगह होती है जहां पे जानवरों को मरने के लिए टांगा जाता है और फिर उसकी गर्दन काट के वहां से ब्लीडिंग वगैरह करके उसको किया जाता है। जैसे ही उसको मारने के लिए कोई जाता है बूचर वगैरह, उस समय वो ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है, किक करने लग जाता है। तो किक द बकेट वहां से आया हुआ है। इसका मतलब वो अब बस मरने वाला है, टू डाई, वो स्थिति जहां पे मरता है। तो किक द बकेट। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दो पक्षियों के का शिकार एक ही कह सकते हैं स्टोन से, एक ही पत्थर से दो पक्षियों का शिकार का मतलब है कि एक ही एफर्ट से दो लक्ष्य प्राप्त कर लेने, अचीव कर लेने के लिए ये यूज में होता है। कीथ एंड किन का मतलब होता है नेपोटिज्म या ब्लड रिलेशन। नीट वंस ब्रो आप कब करते हो? जब आप किसी पर संदेह व्यक्त करते हो या आप गुस्से में हो, तब फ्रॉन करना। लेडी किलर वो व्यक्ति जो बहुत अट्रैक्टिव है, देखते ही लड़कियां हैं वो आकर्षित हो जाती है, औरतें हैं वो आकर्षित हो जाती है, वो लेडीज मैन, और सॉरी लेडी किलर। और लेडीज मैन जिस व्यक्ति को औरतों की संगतें पसंद होती है, संगत में रहना पसंद करता है, उनके साथ खाना पीना, मैंने एग्जांपल दिया ना, वैसे भी होते हैं लोग, उसे बोलते हैं लेडीज मैन। फिर है ले डाउन वंस आर्म्स। आर्म्स का मतलब हो गया हथियार, अपने हथियार डाल देना, इसका मतलब समर्पण करना, गिव इन करना या फाइट को रोक देना। लैम एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जिसके सींग पूंछ कुछ नहीं होते, फालतू के बहाने जिसे बोलते हैं, उसे फॉल्स एक्सक्यूज या यूजलेस एक्सक्यूज के लिए आता है लैम एक्सक्यूज। लैटिन एंड ग्रीक, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है उसके लिए आता है लैटिन एंड ग्रीक, क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक ऐसी लैंग्वेज है जो समझने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही वर्णमालाएं होती हैं इसमें और सारे सिंबल यूज होते हैं। तो लैटिन एंड ग्रीक वो चीज जो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसे बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। इतना हंसना कि सिर फटने लग जाए, लाफ वंस हेड ऑफ, उसे बोलते हैं यानी बहुत ज्यादा हंसना और हार्ट से हंसना। और लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कोई कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर कसर छोड़ दी तो पता नहीं वो धन कहाँ जाएगा। तो उस कहानी से ये लिया गया है कि आप जब कोई कार्य करते हो तो आपको भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जितने भी चीज़ें आपके सामने, जितने भी तरीके हैं आपके सामने, मीन्स है आपके सामने, उन सबको आपको यूज़ करना है। जितने भी संसाधन हैं उनका यूज़ करके आपको अपने लक्ष्य तक जाना है। आगे बढ़ते हैं। लीव वन इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है कि कोई फिसल जाता है। जनरली लर्च इस्तेमाल किया जाता है जब जहाज जाते हैं तो तूफान आता है, तो तूफान में जहाज है वो एक तरफ क्या झुकने लग जाता है। अब झुकने लग जाता है तो उस समय कोई व्यक्ति चाहिए जो उस मास्ट को, उस जहाज को अच्छे से कंट्रोल करे, और एक व्यक्ति, दो तीन मतलब कुछ व्यक्तियों की जरूरत होती है ताकि उस स्थिति से आप मतलब बढ़िया तरीके से काबू कर सके। लेकिन अब लर्च का मतलब यहाँ पे तूफान से, तूफान हवाएं उससे वो पूरा का पूरा शिप है वो हिलने लग गया। अब उस स्थिति में कोई व्यक्ति इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के चला जाता है कि नहीं अपने से तो नहीं, मैं तो जा रहा हूं दूसरी वोट लेके, तू संभाल इसको। तो इसका मतलब हो गया ये लर्च वो स्थिति थी जो मुश्किल का पल था, उस समय उस व्यक्ति ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया।
तो ये वहीं से बना हुआ है। लीव वन इन द लर्च का मतलब है किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ के चले जाना। अब मुसीबत क्या थी, जनरली मैंने बताया कि तूफानों के बीच में ये जो जहाज होते हैं, जहाज को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता है। उस समय कोई व्यक्ति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कैप्टन है, वो कहे मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो लीव वन इन द लर्च का मतलब है मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को छोड़ के चले जाना, यानी डिफिकल्टी में किसी को डेजर्ट करना। डेजर्ट का मतलब है अकेले छोड़ के चले जाना। लीव इन द लर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये बिब्लिकल स्टोरी है। लेफ्ट हैंडेड यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जब पैसे किसी से लेते हैं या किसी को पैसे देते हैं तो हम राइट हैंड से देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से ऐसा माना जाता है कि ये पैसे दिए हैं तो वो उसके गुम हो जाएंगे या वो लेता भी नहीं है बंदा। हम भी एक्सेप्ट नहीं करते लेफ्ट हैंड से पैसे लेना। ये हमारी क्या मान्यता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस मान्यता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए पुराने समय में क्या होता था, अंग्रेजों में भी, कि राइट हैंड से अगर किसी को शाबाशी दी जा रही है ना तो वो तो पॉजिटिव मानी जाती थी, और लेफ्ट हैंड है वो ईवल का माना जाता है पुराने समय से ही। ईवल जो लेफ्ट हैंडी होते हैं ना उनको ईवल से माना गया कि वो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अगर कॉम्प्लीमेंट देते थे, ठीक है ना, तो उसको नेगेटिव वे में लिया जाता था। ऐसे माना जाता था कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तो इंसल्ट है। तो राइट हैंड वाला तो क्या होता है, वो तो सही कॉम्प्लीमेंट है, वो तो उसको मतलब कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से वो व्यक्ति वाकई में शाबाशी दे रहा है या इस तरह से। लेकिन अगर नेगेटिव वे में दे रहा है तो वो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी की इंसल्ट करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना, लेकिन वो शब्द कॉम्प्लीमेंट के यूज होते हैं लेकिन उसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट वाले, लेकिन इंसल्ट वाले वो वर्ड्स होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसकी इंसल्ट करना। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है, ये भी सारे पूछे जाने वाले हैं। मुझसे पूछोगे तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट ही लेकर आए हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसको हम दो चीजों से समझेंगे। पिग इन द पॉक। देखो, पॉक का मतलब होता है थैला, पिग का मतलब होता है सुअर का, सुअर को बोलते हैं। अब इसके पीछे, इन दोनों के पीछे कहानी है। अब इन दोनों के पीछे कहानी जो है उसको समझोगे तो दोनों ही जो ईडियम है वो एक साथ क्लियर। हालांकि ये आगे भी आएगा लेकिन इसकी कहानी दोनों के साथ है। तो एक किसान था, वो किसान क्या सोच रहा था, उसको मतलब थोड़ा सा वो श्रूड नेचर का था, थोड़ा चालू किस्म का था। तो जनरली आप जानते हो कि बिल्ली की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई खाता नहीं है उनको, वैसे उस हिसाब से कोई वैल्यूबल नहीं होता। हाँ, पेट एनिमल के रूप में होता है। लेकिन पिग है तो बहुत सारे देशों में वो खाए जाते हैं, पिग जो होते हैं। तो वो किसान क्या कर रहा था, थोड़ा गरीब भी था, तो उसने सोचा कुछ जालसाजी करते हैं। तो एक थैला लिया उसने और उसमें क्या डाला, बिल्ली का बच्चा। ठीक है ना, क्या डाला, बिल्ली का बच्चा। और बिल्ली के बच्चे को डाल के वो लेके गया उस व्यक्ति के पास जो खरीदता है जनरली। अब उस व्यक्ति ने उसमें देखा ही नहीं कि उसमें है क्या, और उसको ले लिया। और ले लिया, जैसे ही वो किसान जाने वाला था, इतने में वो बिल्ली है, बोलेगी, वो बोली म्याऊं। म्याऊं बोलते हैं, उसने सोचा यार इस थैले में क्या है। वो तो बोल के गया था पिग का बच्चा है, पिगलिट है, पिग का बच्चा होता है, इसे पिगलिट बोलते हैं। लेकिन इसमें तो बिल्ली जैसी आवाज आ रही है, क्योंकि साइज में अगर सुअर का बच्चा देखें और बिल्ली देखें तो दोनों बराबर होती है। सुअर का बच्चा इतना ही होता है और बिल्ली इतनी हो, तो पता नहीं चल रहा था उस थैले में क्या है। लेकिन उसने ले लिया कि भाई रोज देके जाता है, आज भी दिया होगा उसने, उसका वो काम ही था। तो किसान को बुलवाया कि यार इसके अंदर क्या है, इसमें तो बिल्ली जैसी आवाज आ रही है। पिग वो बिल्ली जैसे कैसे आवाज करता है, पिगलेट तो कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है, उसने कहा कि इसके अंदर दिखाओ क्या है। तो पिग इन द पॉक, वो कह रहा है कि इस थैले में पिग है। तो पिग इन द पॉक वो क्या कर रहा है, एक सीक्रेट है उसको रख रहा है। एक्चुअली में उसमें बिल्ली है, लेकिन वो बोल रहा है इट इज पिग इन द पॉक, इस थैले में पिगलिट है। वो तो ये कहना चाह रहा है। तो पिग इन द पॉक का मतलब ये है कि वो सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाह रहा है, क्योंकि रियल में उसमें पिग है नहीं। तो पिग इन द पॉक का मतलब है वो कोई चीज है, उसकी जगह वो गलत चीज दे रहा है उसको, और उसको सीक्रेट रखना चाह रहा है।
बिल्ली की मतलब सुअर की जगह वो बिल्ली को बेच के जा रहा है और उस थैले में उसने बंद किया है, इसका मतलब वो उसको मतलब रहस्य को रहस्य रहने देना चाहता है और वो चाहता है कि भाई मुझे इसके पैसे मिल जाएं। पिग इन द पॉक का मतलब रहस्य को रहस्य बना रहने देना, और ये बता के वो बेच के गया है कि भाई इसमें पिग है। लेकिन वो भी होशियार है, वो बोलता है कि चलो बताओ, मुझे लग रहा है इसमें बिल्ली है, खोलो इस थैले को और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस बैग से बिल्ली को बाहर आने दो। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो थैले को खोलता है तो खोलते ही क्या मिलेगी उसमें, बिल्ली, बिल्ली बाहर आएगी, इसका मतलब उसका सीक्रेट है वो उजागर हो गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि बिल्ली अगर बाहर आ रही है बैग से तो इसका मतलब उसका सीक्रेट उजागर हो रहा है। तो अगर बिल्ली बाहर आ रही है तो इसका मतलब है सीक्रेट है वो बाहर आ रही है। और पिग इन द पॉक, अगर वो नहीं ध्यान देता तो वो पिग इन द पॉक है, वो ये बेच के जा रहा है, तो वो सीक्रेट रखना चाह रहा है कि भाई उसके अंदर बिल्ली नहीं है, इसमें पिग ही है। तो पिग इन द पॉक का मतलब ये हो गया कि किसी को कुछ चीज बता के कुछ और चीज बेच के चले जाना और सीक्रेट बनाए रखना उसको। और जब बिल्ली वो बंदा उसको पता चल जाता है कि नहीं इसमें वो चीज नहीं है जो तुम बेच के जा रहे हो, इसको खोलो, खोलते ही उसके सारे राज उजागर हो जाते हैं कि इसमें तो बताया था सुअर का बच्चा और निकल के आ रहा है बिल्ली। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर बिल्ली बाहर आती है तो उसका सीक्रेट बाहर निकल जाता है। और पिग इन द पॉक का मतलब है वो सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खोलूंगा इसको, पिग इन द पॉक ये इसको रख लो, इसका मतलब वो चाह रहा है कि इसका सीक्रेट बाहर उजागर ना हो। तो बिल्ली बाहर निकली तो उजागर हो गया, और पिग अंदर ही है, मतलब वो बिल्ली अंदर ही है, तो इसका मतलब है वो क्या करके बेच रहा है उसको, पिग इन द पॉक, पिग बोल के बेच रहा है, मतलब वो सीक्रेट रखना चाह रहा है इस चीज को। लेकिन जनरली होता यही है, जैसे ही वो पिग इन द पॉक ये करके बेचता है तो बिल्ली की आवाज आती है, तो वो कहती है तुम्हारा सीक्रेट चला गया, अब इसके अंदर तो बिल्ली है, जबकि तुम क्या कह के बेच के गए हो, ये इसके अंदर सुअर है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है, इसका मतलब सीक्रेट बाहर आना, इसका मतलब सीक्रेट को सीक्रेट रहना। लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हीट होती है, गर्मी होती है, उससे ब्रिक्स जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। अब बिल्ली, अब उस पे बिल्ली जैसे ही हीट पे चलेगी तो वो कभी उछलेगी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो उछलती बहुत है और म्याऊं म्याऊं उछलती उछलती इधर उधर गिरेगी। तो इसका मतलब है जैसे ही कोई बिल्ली जैसे बहुत सारे एक्सेसिव हीट पे या बहुत सारी जो ईंटें हैं गर्म उन पे होती है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो बहुत नर्वस है, वो उसको पता नहीं है कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इधर भी हीट है उधर भी हीट है, जहाँ पे पैर रखे वहाँ पे गर्म है। तो ऐसी स्थिति जैसे कोई बिल्ली होती है हॉट ब्रिक्स पे होती है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, तो उसके लिए अगर मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ईंटों पर बिल्ली, गर्म ईंटों पर बिल्ली, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत नर्वस है, वो एक सिंगल माइंडेड नहीं है, उसका दिमाग वो फिकल हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, जैसे बिल्ली गर्म ईंटों पे कभी इधर कभी उधर, उसी प्रकार से उसका दिमाग इधर उधर की सोच रहा है। कोई व्यक्ति बहुत नर्वस होता है उसके लिए आता है। जंगल में आपको पता है कि जब भी शिकार होता है तो शिकार पे एकाधिकार सबसे पहले उसको खाने के लिए कौन जाता है, शेर जाता है। तो शेर जैसे ही आराम से पूरा खा लेता है उसके बाद में बचा कुचा किसी का होता है, वो बाकी बांट लो जानवर। लॉयन शेयर, ऐसा भाग जो लॉयन का है, तो लॉयन का कौन सा भाग होगा, सबसे मेजर पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है, लॉयन का, जंगल में। इसी प्रकार से लॉयन शेयर अगर किसी के लिए बोलते हो तो वो है किसी भी चीज का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे मेजर पार्ट होता है, वो लॉयन शेयर होता है। जैसे जंगल में होता ही है, लॉयन शिकार कोई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहला हक किसका है, लॉयन का, क्योंकि वो सब जानवरों से डरते हैं तो चले जाते हैं, वो आराम से खा पी के आराम से मस्त हो जाता है, लगभग वो पूरा खा लेता है, थोड़ा बहुत छोड़ता है। तो लॉयन शेयर, उसका हिस्सा कौन सा था, बहुत बड़ा मेजर हिस्सा, तो लॉयन शेयर का मतलब हो गया किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं लॉयन शेयर। लव्स एंड फिशेस, लव्स का मतलब होता है ब्रेड, और फिश आप जानते ही हो। एक समय ऐसा आया था जिसमें अब हम बाइबल की तरफ जाएं तो ईसा मसीह के समय में बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा जादू दिखाया कि उससे ब्रेड, और एक समुद्र था उसमें मछलियां नहीं थी, उसमें मछलियां उत्पन्न हो गई। तो कहने का मतलब है अब वो ऐसा मटेरियल था जिससे सभी लोगों के पेट भरे जा सकते थे, भुखमरी को दूर किया जा सकता था, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर किया जा सकता था। तो लोव्स एंड फिशेस वो वहाँ पे क्या थी,
बेनिफिट का मटेरियल थी। तो कोई भी चीज ऐसी जो आपको बेनिफिट दे, उस समय बेनिफिट क्या था, सब मर रहे थे, तो उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कोई और चीज सोना चांदी नहीं था, सिर्फ खाने वाली चीजें थी। और खाने वाली चीजें क्या थी, रोटी और मछली, लॉव्स ब्रेड भी बोल सकते हैं आप। तो वो उन्होंने वहाँ पे जादू दिखाया था, वो चमत्कार दिखाया था, तो वहाँ से बना है लॉव्स एंड फिशेस। तो जिस समय पे जो चीज़ें बेनिफिट करती है उसे बोलते हैं लॉव्स एंड फिशेस। जनरली ये चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड होती है, तो ऐसी मटेरियल जो बेनिफिट देती है उसे बोलते हैं लॉव्स एंड फिशेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। किसी भी चीज़ को लॉक किया, उसको स्टॉक में रखा, लेबल चिपकाया और बैरल में डाल के उसको बेच दिया। तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। जैसे पैकेजिंग आप देखते हो तो सबसे पहले वो, जैसे टीवी की, तो टीवी बनाई जाती है, टीवी पे फिर बनने के बाद में उसको अच्छे से एक कार्टन में रखा जाता है, उसके साथ में पूरी चीज़ें, फिर उस पर बंद करके लेबल लगा के लेबल करके भेज दिया जाता है। लेबलिंग करने के बाद में उसको बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनमें भेज दिया जाता है अलग अलग देशों में। तो लॉक, स्टॉक, बैरल का मतलब है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देना, कि अपना काम तो पूरा हो गया, उसे बोलते हैं लॉक, स्टॉक, बैरल। यानी कि होली और कंप्लीटली, होल पूरा करना या कंप्लीट करना। लुक ऑफ द कलर्स। कलर्स, यहाँ पे लुक ऑफ का मतलब है फेड हो जाना, या उसके चेहरे पे यार कोई कलर दिखाई नहीं देते। कलर का मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत खुश है, उसमें बहुत सारे इमोशंस है, और मतलब बहुत सारा, मतलब इस तरह से तेज है उसके अंदर। और कुछ कई बार क्या हो जाते हैं, जब आप उदास हो जाते हो तब आपके कलर है वो एकदम उड़ से जाते हैं, बेरंग चेहरा हो जाता है। बेरंग चेहरा होने का मतलब, रंग कब तक रहता है, जब आप में ऊर्जा रहती है, जब आप में कोई रोग नहीं होता है, आप एकदम स्वस्थ होते हो। और बेरंग कब हो जाते हो, वो तो यार बेरंग जैसा उसका चेहरा बेरंगा लग रहा था, इसका मतलब ये हो गया कि आप, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके लिए, उसके तो रंग ही उड़ गए। रंग उड़ गए मतलब कोई व्यक्ति रंग कब उड़ जाता है, जब वो बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तब उड़ जाते हैं। ऐसे नहीं उड़ते, ऐसे थोड़े दिनों के बाद में उसके तोते भी उड़ जाते हैं। तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब है बीमार दिखाई देना, अनहेल्थी दिखाई देना। कलर यहाँ पे किसका सिंबॉलिक है, हेल्थ का है। इसी प्रकार से लुक थ्रू कलर्स ग्लासेस। कलर्ड ग्लासेस का मतलब ये हो गया कि जो आपके चश्मे हैं वो कलर्ड हैं। आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सफेद चश्मे से देख रहे हो, इसका मतलब ये हो गया सिर्फ आप उसकी एक ही चीज को देख रहे हो। लेकिन आप कलर्ड ग्लासेस से देख रहे हो, इसका मतलब है उसकी अच्छी अच्छी चीजों को, किसी व्यक्ति के अच्छे अच्छे एस्पेक्ट को ही देखना, उसके अच्छे पॉइंट्स को ही देखना, उसके लिए आता है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। कुछ किसी व्यक्ति के अच्छे पॉइंट्स को ही देखना, अच्छे एट्रीब्यूट्स को ही देखना, अच्छी अच्छी बातों को ही सुनना, उसके लिए आता है। कुछ लोग होते हैं ना, लेकिन जनरली कैसे लोग होते हैं, बुराई पहले देखते हैं, है ना, बुराई पहले देखते हैं, अच्छाई तो वो मानते ही नहीं कि उसमें है क्या। तो लुक थ्रू कलर्ड ग्लास का मतलब है सिर्फ अच्छी चीजों को ही देखना। लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड का मतलब है कि आप किसी पोजीशन पे खड़े हो, किसी जगह पर खड़े हो और अपनी पोजीशन को आप छोड़ रहे हो, वो लूज ग्राउंड है। कोई सैनिक है, वो लूज ग्राउंड कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग जाएगा, उसे लूज ग्राउंड कहते हैं। तो अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप कहोगे लूज ग्राउंड है। लूज वंस हेड। लूज दिमाग है, वो हेड है, कह सकते हैं वो लूज हो जाए। कब कब हो जाता है, जब आपको क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो दिमाग काम करना बंद है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लूज वंस हेड, यहाँ पे मतलब है दिमाग काम ना करना। तो अनियंत्रित कब हो जाता है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है। तो लूज वंस हेड्स यानी लूज कंट्रोल, अपने दिमाग से या किसी भी चीज से कंट्रोल चला जाता है, उसके लिए आता है लूज वंस हेड। जनरली जब आप गुस्सा होते हो तब आप बोलते हो डोंट लूज योर हेड, अपना टेम्पर मत खो। लंप इन द थ्रोट। लंप होता है किसी भी चीज का कोई टुकड़ा होता है जो कि ठोस होता है, उसे बोलते हैं लंप। अब वो अगर गले में चला गया तो क्या होगा बताओ, लंप इन द थ्रोट। कोई भी ऐसा टुकड़ा जो गले में चला गया तो फिर क्या होगा, आंसू आने लग जाएंगे, ऐसे बोला नहीं जाएगा, गला अवरुद्ध हो जाता है। तो जनरली कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसी स्थिति में है जहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसकी भयंकर बेइज्जती हो रही है,
तो अब उसके गले में कुछ नहीं गया लेकिन वो थूक भी नहीं निकल सकता, ऐसी स्थिति होती है। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब हो गया इतने ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, उतना उसको रोना आता है लेकिन रो नहीं सकता। अब उसको कहे ना बोलो तो बोलते ही वो बोलता नहीं है लेकिन रोना उसको आ जाता है। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब है कि इमोशन के कारण आप बोल नहीं पाओ, ऐसी स्थिति को बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। और जनरली ये इमोशन आपको पता है कि किसी की बेइज्जती होता है या मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई चीज खो देता है, उस स्थिति में ऐसा गला अवरुद्ध हो जाता है उसका, एकदम से थूक भी नहीं निकला जाता, इस प्रकार की स्थिति होती है। लम इन द थ्रोट का मतलब अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बोल नहीं सकता और बोलने से ज्यादा उसको रोना आ जाता है, ऐसी स्थिति लम इन द थ्रोट। लीव इन द लर्च, मुश्किल के दिनों में किसी को बीच में छोड़ देना। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट इज अ सिंबल ऑफ ईवल। तो लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आप उसकी मतलब ऐसे उसको लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट है लेकिन उसके पीछे अच्छा ही नहीं है, इंसल्ट कर रहे हो आप। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज उजागर करना, चलो बिल्ली बाहर आ रही है तो आपका राज उजागर हो गया। और पिग इन द पॉक है मतलब आप राज को राज रखना चाह रहे हो। लाइक द कैट ऑन द ब्रिक्स, ब्रिक्स जो गरम कह सकते हैं ईंटें होती हैं, उसमें बिल्ली की स्थिति क्या होती है, वो चलती है तो कभी इधर कहीं कहीं उछलती है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति भी उछलेगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत नर्वस है उसके लिए आता है। लायन शेयर, शेर का हिस्सा आपको पता है जंगल में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ही सभी। लॉक स्टॉक बैरल, इसका मतलब है कोई भी काम पे लॉक स्टॉक बैरल पूरा कर दिया उसे लॉक स्टॉक बैरल। लुक ऑफ कलर्स, किसी के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई, इसका मतलब वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो बीमार जैसा लग रहा है, मतलब उसके कोई भी कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, चेहरे पे कोई हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। लुक थ्रू कलर्ड ग्लास, शीशे में कलर्ड ग्लास के हिसाब से देखना, किसी भी व्यक्ति की सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं उसके लिए यूज होता है। लूज ग्राउंड, कोई व्यक्ति अपना ग्राउंड यानी कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में कमजोर साबित होता है, फेल साबित होता है, असफल होता है, उसके लिए आता है लूज ग्राउंड। लूज वंस हेड, मेरा दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है, लूज कर रहा है, इसका मतलब है गुस्सा आ रहा है आपका, अब कंट्रोल नहीं रहा। लंप इन द थ्रोट, आप बोल नहीं पा रहे हो। लंप इन द थ्रोट, कोई चीज जैसे अटक जाती है तो वैसे ही आपका इमोशन मतलब गला भरा जाता है ना, कई बार गला ऐसे भर आता है, इमोशन इतने ज्यादा होते हैं गला भर आता है, आंखों में से आंसू निकलने, आप बोल नहीं सकते, वो स्थिति होती है लंप इन द